तो हेलो बच्चों, नमस्कार। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपका जो बिहार बोर्ड है उसका साइंस का पेपर लेके आए हुए हैं और क्वेश्चन सेट पेपर आप मिला लें तो एच है यहाँ पे, और इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँगा और आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। आपको क्या करना है कि आपको सारे इन सभी प्रश्नों को ऐसे देखते जाना है कि क्या आप इन सभी को बनाने के कैपेबल थे या नहीं थे। अगर आप इन सभी बनाने के आप कैपेबल थे, सक्षम थे, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि सभी के सॉल्यूशन किस प्रकार के आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल नवाबा और बोर्ड आभा दोनों को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। दोनों को सब्सक्राइब, आप दोनों का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में अंत में भी दोनों चैनल दिखेंगे, तो इस वीडियो को पहले आप लास्ट तक देख लें, तो वहाँ पे अंत में दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और इसके बाद में एक बात और मैं बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में सिर्फ प्रश्न पत्र भी है। तो उस प्रश्न पत्र को इसको सॉल्यूशन करने के बाद 1-2 महीने के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया है, तो उसको करके देखिएगा। तो चलिए हम पहले इसमें सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि किस प्रकार के सॉल्यूशन इनके किए हुए हैं। उसके बाद आप उन सभी की प्रैक्टिस करते रहना। तो देखिए कि आपका जो मैं पहले बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस की कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 48 + 28 76 थी और 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिला था। पूर्णांक 80 थे, फुल मार्क्स। तो चलिए देखते हैं अब सीधा आपके प्रश्न पत्र। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य था, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। पहला प्रश्न जो आपका था ये था कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपको बताना था। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे: द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं और मूल रोम। तो इसको मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर होगा वो द्वार कोशिकाएं होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो ए है, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। तो आप मिलाते चलें और देखते जाएं कि सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है: ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मोस्टोमेटा इज कंट्रोल बाय तो गार्ड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सीव्स ट्यूब्स और रूट कैरियर। तो चलिए पहले मैं हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी में कर देता हूँ। सेकेंड प्रश्न में देख सकते हैं, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना था। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि न्यूरॉन, तो आपको पता होगा कि ब्रेन में होता है, तो न्यूरॉन यहाँ पे किसी भी तरह से ये सॉल्यूशन में नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूरॉन को नहीं मारिएगा। नीले भी आपका हृदय में होता है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो नेफ्रॉन होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि नेफ्रॉन बहुत ही जालीनुमा ऐसी संरचना होती है, रेशेदार, तो वो काम करती है, ठीक है। तो ये आपकी वृक्क पे होती है, तो इसको आपको सॉल्यूशन याद रखनी है। उसके बाद देखिए इसका नेफ्रॉन मैंने जैसा कि बता दिया, उसी प्रकार 3 का आंसर ए होगा। आपको मैं बता दूं कि मानव का उत्सर्जी अंग, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्सर्जन में ये काम देता है, तो वृक्क यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है। बाकी सभी तो अग्न्याशय से आपको पता होगा कि पाचन तंत्र का है, ठीक है। रक्त तो आपकी रुधिर है, तो ये तो आंसर होने से रहा, तो वृक्क इसका आंसर होगा। तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, तो आपको उनका एनालिसिस भी जानना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि वो आंसर क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं कि मानव का प्रमुख उत्सर्जन तंत्र मैंने बता दिया कि वृक्क है। उसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4th नंबर में देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन वो क्या है। तो नर लिंग हार्मोन है या मादा लिंग हार्मोन है या पाचक रस है। तो इनमें से आपको बताना था। तो मैं आपको बता दूं कि 4th का आंसर आपका जो होगा वो ए होगा। ये नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन भी नर लिंग हार्मोन होता है, याद रखना है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा लिंग हार्मोन होता है। तो ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है तो आपको ये याद रखना है कि उपचयन होता है, ठीक है। और जब कमी होती है तो अपचयन होता है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो उपचयन इसका आंसर होगा। उसी के प्रकार 6 नंबर में प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि उदासीन विलयन का जो होता है पीएच वो 7 होता है, ठीक है। और जो शुद्ध जल होता है उसका भी पीएच 7 होता है। और अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। लेस देन 7 होता है अम्ल का और ग्रेटर देन 7 होता है बेस का, मतलब कि अम्ल का, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि एसिड का ग्रेटर देन 8 होता है, ये बेस का। तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे अम्ल का पूछा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको उदासीन विलयन का पूछा जाएगा। तो उदासीन विलयन का 7 होता है, याद रखना है। अम्ल का 7 से कम और क्षारक का 7 से ज़्यादा। धोने का सोडा का आणविक सूत्र आपको पूछा गया था 7th में। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 7वां नंबर इसका आंसर होगा,
तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस कर लेनी है कि इस तरह के सूत्र पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको धोने का सोडा, कभी कभी आपको जिप्सम, और कभी कभी आपको बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, धोने वाला सोडा है यहाँ पे, खाने वाला सोडा, इस तरह के सारे फॉर्मूले आप एक बार ज़रूर से रिवीजन कर लें एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको पूछा हुआ है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वो कौन सा होता है। तो 8th का आंसर मैं आपको बता दूं कि वो मेथनोइक अम्ल होता है। ये सभी रटने की चीज़ें हैं, तो याद कर लें। उसके बाद 9th नंबर में जो आपको प्रश्न है वो ये पूछा हुआ है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपको बहुत ही नामी है, घेंगा रोग। आपको पता होगा कि स्कर्वी रोग जो होता है, जो सी ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपके विटामिन सी की कमी से होता है। एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है, एड्स, ठीक है। और मधुमेह आपको पता होगा कि दूसरे टाइप का रोग है। तो घेंगा इसका आंसर होगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग यही है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन आपको पता होगा कि वृद्धि हार्मोन होता है। इसी के कारण बच्चों की हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन इसका आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से यही एक हार्मोन निकलता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखें। ये प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर में आपको पूछा हुआ है कि अमीबा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ये आपको पता होगा कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है, मतलब कि जो वे मतलब कि 1 से 2 हो जाते हैं, तो वो विखंडन विधि के द्वारा ही होता है। तो विखंडन विधि इसका आंसर होगा कि विखंडन विधि द्वारा वे जनन करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और 12th में आपको पूछा हुआ है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि पुंकेसर ऐसा है, फूल का भाग होता है जिसके कारण फूल का भाग बाद में वो फूल का वो यह भाग है जो कि बाद में फल में बदल जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम अगले पेज में जाते हैं। अगला पेज में आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो आपको एक परीक्षण किया होंगे, परीक्षण किया हुआ होगा, दिया हुआ क्रियाकलाप में। तो आपको याद होगा कि जब आप चूने के पानी में फूंक मारते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो फूंक में CO2 की मात्रा भी होती है, तो CO2 यहाँ पे आंसर होगा CO2। तो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, फूंक के कारण आपका जो चूने का पानी है वो सफ़ेद हो जाता है। तो इस सभी सॉल्यूशन को आप देख लें एक बार, अपने से एक बार गो थ्रू कर लें। तो देखिए 13 नंबर में आपको जो प्रश्न पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। 14 नंबर में आप देख पा रहे हैं कि पूछा हुआ है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है ये आपको याद रखना है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो सिरका इसका आंसर तो नहीं होगा। तो ये आपको याद रखनी चाहिए इस तरह से कर करके, ताकि आपको सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको याद रहे, ठीक है। तो 14th का इसका आंसर डी होगा, इमली। इमली में आपको टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आम में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, कच्चे आम में, तो आपको ये याद रखनी है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र यहाँ पे CaSO4 × 2H2O होगा। यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए ये सभी। आपको मैंने बताया कि रासायनिक सूत्र से फॉर्मूले पे प्रश्न आते हैं। 16th नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो 16th के आंसर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको याद होना चाहिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से जिंक Zn हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो इन सभी का H2 गैस निकलती है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस का आवर्धन m होता है। कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो V/U, ठीक है। V जहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी होती है और U V जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट इमेज की दूरी होती है और U जहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो देख लें एक बार, इन सभी को गो थ्रू करें अपने फॉर्मूले को। 18th नंबर में आप देख पा रहे हैं कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रेटिना होता है। 18th का आंसर आपका परितारिका होता है। परितारिका ही इसका रंगीन होता है नेत्र का। तो 18th का आंसर C होगा, ठीक है। और आपको इसका चित्र भी याद रहना चाहिए आँख का कि किस प्रकार से होता है। तो ये सभी फिगर को याद रखें कि कहाँ पे रेटिना पे फिगर बनता है। इस तरह से आपका चित्र है। यहाँ पे कॉर्निया होती है,
तो इन सभी चीज़ों को याद रखें। ये लेंस होता है, यहाँ पे रेटिना का भाग होता है। तो इन सभी चीज़ों को याद करें। मैं यही कहूँगा कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझने के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप आगे जाके इसका फ़ायदा उठा पाओ। अगला प्रश्न देखिए, पूछा हुआ है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है लाइट ऑफ विच कलर स्कैटर्स मोर इन एटमॉस्फेयर। तो 19th का सॉल्यूशन में मैं बता दूं कि बी होगा, नीला का होता है। इसी कारण आपको पता होगा कि आकाश भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो 19th में बी आंसर होगा कि नीला का सबसे ज़्यादा होगा, जो इनमें से जितने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कि और क्या आए हुए हैं। 20th नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो 20 का सॉल्यूशन आपको पता होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि हमें वो पहले दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो 20 का आंसर आपका बी होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य 2 घंटा पहले सूर्योदय से दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई भी देता है। तो चलिए हम इसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 21th में पूछ रहा है। देखिए 21st में पूछ रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो 21st का आंसर सी होगा, कुटपाथ द्वारा। आपको पता होगा कि जब ऐसे अमीबा होता है, अमीबा का ऐसा फिगर बनता है, तो अमीबा अपना कुटपाथ निकाल देता है। ठीक है, और कैसे निकालता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये वाला जो भाग है वो बढ़ा देता है, और जिसके कारण फिर यहाँ पे जो जिसको शिकार रहता है, जिनको उनको पकड़ना रहता है, तो वो फैला के इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो कुटपाथ द्वारा बनाता है, कुटपाथ बना के वो उसे पकड़ता है। तो ये सभी आप देख लें एक बार। और 22nd में पूछा हुआ है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो 22nd का आंसर होगा लाइपेज। आपको याद रखना है कि एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वो लाइपेज होता है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय एवं अवायवीय, यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तो आपको याद रखना है कि वायवीय शोषण जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग अपने से सांस लेते हैं, वो वायवीय शोषण होता है। और अवायवीय शोषण जिसके कारण आपने पढ़ा होगा कि एक तरह का एसिड बन जाता है, जिसके कारण दर्द भी होता है मांसपेशियों में ज़्यादा हो जाने के कारण, तो वो अवायवीय शोषण से होती है, जिसमें लैक्टोज एसिड भी बनता है, आपको पता होगा। तो वायवीय शोषण के कारण ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मुक्त होती है। तो आपको ये याद रखनी है। चलिए 24th नंबर में आप आते हैं। 24th नंबर पूछा हुआ है मछली का श्वसनांग क्या है। तो मछली का श्वसनांग 24th में आपको बता दूं कि वो गिल्स होता है, वो अपने गिल्स से ही सांस लेते हैं। ठीक है, उसमें फेफड़ा का पता नहीं है। त्वचा से भी सांस कौन लेता है, तो केंचुआ। तो यहाँ पे गिल्स आंसर होगा, यहाँ पे मछली का बात किया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब हुआ नर भाग और मादा भाग जिसमें दोनों हो, नर और मादा भाग जिसमें दोनों हो, वो उभयलिंगी कहलाता है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए, केंचुआ। केंचुआ में दोनों भाग पाया जाता है, नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में पाया जाता है, एक ही शरीर में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखनी चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 26 नंबर में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा मटर के दानों पर उन्होंने किया था, तो आपको याद होगा। 27वें नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक अवशेषीय अंग है। तो अवशेषीय अंग कौन सा है, मैं आपको बता दूँ, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स आपको याद रखना है, ये अवशेषीय अंग होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले देखते हैं और किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। आपके देखिए 28 में आपको पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि ये वन संरक्षण के लिए किया गया था। तो वन संरक्षण के लिए किया गया, तो ये आंसर सही होगा कि किस तरह से वनों को बचाना है, जंगलों को। 29 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पूछा जा रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये 29 नंबर प्रश्न है। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्लेमिंग का आपने वामहस्त नियम पढ़ा होगा। तो ऐसे करके फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, जैसा कि आपको पता होगा। तो जब ये पश्चिम की तरफ हो जा रहा है, ये वाला भाग आप अंगुली अपने बाएं हाथ का यूज कर सकते हैं, तर्जनी, अंगूठा और बीच वाली मध्यिका का यूज करके आप देख पाएंगे कि जब पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है और दूसरा दिशा आपको दिया हुआ है उत्तर, तो आपका जो ये वाला डायरेक्शन निकलेगा वो आपको ऊपरी मुखी निकलेगा, मतलब कि ऊपर की ओर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे उत्तर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये उत्तर है, ये ऊपरी मुखी आएगा आंसर। ठीक है, तो ऊपरी मुखी की ओर, ऊपर की ओर, मतलब कि आपको डायरेक्शन मिलेगा। आप एक बार इसे देख लें अच्छे से करें, तो उसका आंसर 29 का डी होगा, ऊपर मुखी। ठीक है, आप इसे चित्र में बना के देख सकते हैं कि वामहस्त में नियम में कैसे बनाया हुआ है। एक अंगूठा ऐसे निकाला हुआ है, 3 उंगली मुड़ी हुई हैं, और उसके बाद फिर एक ऐसे निकला हुआ है और एक ऐसे गया है। तो आप इसे एक बार देख लें।
तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट, और प्रत्यावर्ती होती है, मतलब एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जलतापक का उपयोग किस समय नहीं? ये आसान प्रश्न था। सौर ऊर्जा का हम उपयोग कभी भी बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो बादल वाले दिनों में चार्ज नहीं हो सकते, मतलब कि काम नहीं करेंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो ये 32 का आंसर, जो 30 सेकेंड का आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि 30 सेकेंड का आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, 30 सेकेंड का आंसर मैंने बता दिया, नाभिकीय ऊर्जा इसका आंसर होगा। और 33 का आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पूछा हुआ निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको पता होगा कि जिंक और मैग्नीशियम तो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे जितना ऑप्शन है उनमें से सबसे Fe जो है वो सबसे लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे है। तो इस सब के आपको एक बार सारणी भी याद कर लेनी चाहिए कि जिसके बाहर में एक होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सभी जो हैं इनके इसका भाग में आउटर मोस्ट में एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसका 2 होता है। तो ये सभी क्रियाशील धातु हैं, ज़्यादा भी क्रियाशील धातु हैं। तो इन सभी को एक बार आप गो थ्रू कर लें। ठीक है, और 34 में आप देख पा रहे होंगे कार्बन की परमाणु संख्या पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन 6C6 होता है इसका, तो 6 इसका हो जाएगा यहाँ पे परमाणु संख्या। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद देखिए अगले प्रश्न 35 में पूछा हुआ है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रियाबंध होते हैं वे कहलाते हैं? तो वो अल्काइन कहलाते हैं। त्रियाबंध जिसमें अल्काइन होता है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। एल्केन में एल्कीन, अल्काइन, ये सभी आपको याद रखने हैं। किस तरह से इनके फिगर बनते हैं ये तीनों के याद होने चाहिए। एल्केन में C2H6 होता है, आपको जैसा पता होगा। तो इस तरह से आप देख लें कि CnH2n जो फार्मूला होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये सभी फार्मूला एल्केन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका फार्मूला है, CnH2n+2 किसका फार्मूला है। तो ये सभी का आप एक बार गो थ्रू करें। एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल आपको पता होगा कि अल्कोहल की बात हो रही है, तो इसमें OH होता है, एथेनॉल OH इसमें होगा, क्रियाशील मूलक फंक्शनल एथेनॉल। ठीक है, OH। ठीक है, 36 का आंसर आपको मैंने बता दिया कि ए होगा। चलिए इसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा 2 दर्पण में बनता है, याद रखना आपको, समतल और उत्तल। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपको अगर किरण आरेख का वीडियो चाहिए, किरण आरेख का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल प्रश्न 7 से 8 या 8 से 10 समझ सकते हो, 8 से 10 नंबर वहाँ से पूछे जाते हैं किरण आरेख से। तो अगर आपको किरण आरेख खींचना नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए। तो बहुत सारे बच्चों की मांग है, अगर आप भी करेंगे तो हम उस पर वीडियो जल्दी बना देंगे। तो आप हमारे चैनल को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं इसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करूँगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी कार की अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण होता है, जो कि आपको लाइट जो निकलता है जहाँ से, तो यहाँ पे अवतल दर्पण होता है। यहाँ बीच में गड्ढा होता है, साइड से ऊंचा होता है। ठीक है, और यहाँ से फोकस जो निकलती है वो फोकस से निकलती है ताकि एक ही जगह दबाती है, ताकि लाइट ज़्यादा फैल ना जाए, और एक ही जगह जिसमें जहाँ फोकस करना है वो हो जाए, तो वो अवतल दर्पण वहाँ पे आगे होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला में देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? 39। तो 39 का मैं सॉल्यूशन बता दूं कि हीरा होता है, डी ज़्यादा हार्ड होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस मतलब जहाँ से लाइट अपने केंद्र की ओर आती हो, मतलब केंद्र की ओर मुड़ना, तो इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर आपको याद होगा, ऐसे होता है। तो लाइट जब आती है तो ये अपने फोकस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फोकस की ओर ये प्रत्यक्ष आए, तो ये इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। तो इसको याद रखें। ठीक है, देखिए 41 में क्या पूछा हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आपको बता दूं कि 41 का आंसर जो होगा वो बी होगा, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42 मतलब कि 42 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज किनारे की क्या कहलाती है? ठीक है, तो 42 में आपको बता दूं कि वो आवर्त होते हैं। ठीक है, जो क्षैतिज ऐसे जैसे कि आपका आवर्त सारणी बना हुआ है, तो जो क्षैतिज है मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 तरीके से होते हैं। तो क्षैतिज में आपको कहा जाता है आवर्त,
आवर्तों की संख्या पूछा जा सकता है, तो आवर्तों की संख्या 7 है। समूहों की संख्या अभी से आपको गिनना है, तो उसका भी गिना जा रहा है। तो आप इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लें। 7 आवर्त हैं और समूह किसे कहते हैं, समूह सीधा वालों को बोला जाता है उधर को, ठीक है। और कोष तो किसी को कहा नहीं जाता, देख लें एक बार तो भी गो थ्रू कर लें। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो दिख रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन से जंग में बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर भी बचाया जाता है और पेंट लगाकर भी, जिंक की परत चढ़ा के भी। तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से सही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तीनों तरीके जितने दिखाए गए हैं वो सभी सही है, तो इनमें से सही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काट लिया जाता है। इस तरह के प्रश्न हमेशा आपको आएंगे, आपको याद रखना है। तो मैं आपको कुछ और बता दूंगा, तो आपको सोडियम याद रखना है। Na इसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको 44 का आंसर जो होगा वो बी होगा, सोडियम Na। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ऐसी एक धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ऐसी अधिकतर जो होती है धातु वो ठोस अथवा गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक होता है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, तो इन सभी का आप देख लें। वो वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें दी गई हैं कि कौन से धातु अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप करें, ये सभी 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके आगे देखिए पूछा हुआ है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो ये आसान था, ओम मीटर आपको जैसा कि याद होगा। 45 का आंसर डी होगा, ओम मीटर इसका होता है एसआई मात्रक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ठीक है। 46 का आंसर आपको क्या होगा। तो यही मैं कह रहा था कि वो वाला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही वाला पेज धातु में ये सभी चीज़ें दी गई हैं। तो वहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न आ गए ऑब्जेक्टिव के, तो वो वाला पेज आपको सभी याद कर लेना है, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। देखिए 47 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 47 का नंबर ऑस्ट्रेड आंसर होगा, उन्हीं ने ही विद्युत प्रभाव को खोज किया था, तो बी इसका आंसर सही होगा। तो चलिए हम अगले लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ था। देखिए विद्युत मोटर के किसको परिवर्तित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा दी जाती है, पता होगा कि उनको लाइन से कनेक्शन करना पड़ता है विद्युत के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब कनेक्शन मिलता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये मैंने सेट H को कंप्लीट किया। अगर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ताकि हमारा भी सपोर्ट मिल सके आप लोगों के द्वारा। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नवाभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं नवाभा की तरफ से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ठीक है। धन्यवाद।